श्री संजय पुगलिया, CEO अडानी मीडिया, निकुंज गर्ग, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर NDTV, एयर मार्शल, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं यहाँ, एयर मार्शल्स भी हैं और आर्मी के भी हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल्स भी, और हमारे सेक्रेटरी DDR&D डॉक्टर कामत, और इस कॉन्क्लेव में मौजूद अन्य देवियों और सज्जनों, सचमुच इस डिफेंस कॉन्क्लेव में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से NDTV ने जिस तरीके से जनता के बीच अपनी पहुंच बनाई है और जिस तरीके से आम जनता में अपनी विश्वसनीयता हासिल की है, केवल विश्वसनीयता हासिल ही नहीं की है बल्कि उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है, उसके लिए NDTV नेटवर्क को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आपके माध्यम से मैं देश की जनता से आज रूबरू हो रहा हूं, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जानी जाती है। मीडिया सरकार और जनता के बीच की एक कड़ी का काम करती है और यह दोनों एक दूसरे को जोड़े रखती हैं। इसलिए आज़ादी के बाद से ही हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों ने ही मीडिया की आज़ादी पर, मीडिया की स्वतंत्रता पर बराबर बल दिया है, मीडिया की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा है, जिसका परिणाम यह है कि आज हमारे यहाँ एक वाइब्रेंट मीडिया कल्चर है और NDTV उस वाइब्रेंट मीडिया कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। साथियों, इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यदि इमरजेंसी के काले अध्याय को छोड़ दिया जाए तो मीडिया की स्वतंत्रता पर कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं देखा जा सकता है। वह इमरजेंसी का ही दौर था जहां मीडिया की स्वतंत्रता को दबाया गया, कुचला गया, जहां अखबारों में छपने से पहले आर्टिकल्स पढ़े जाते थे, जहां अखबारों की हेडलाइंस एक पार्टी के हेडक्वार्टर से तय होती थी, जहां सरकार का विरोध करने पर पत्रकारों को जेल भी भेजा जाता था, और केवल जेल ही नहीं भेजा जाता था, मैं इमरजेंसी के दौरान स्वयं जेल में रहा हूं, पत्रकारों को प्रताड़ित भी किया जाता था। उस काले दौर को यदि छोड़ दिया जाए तो चाहे हमारी सरकार रही हो या फिर किसी और दल की सरकार रही हो, सबने इस देश की मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखा है। यह बातें यहां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सबने एक बात पर निश्चित रूप से ध्यान दिया होगा कि कुछ समय से मीडिया के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि वह निष्पक्ष न होकर सत्ता के पक्ष में बात कर रही है, मीडिया सरकार की भाषा बोल रही है। वैसे तो यह सारे आरोप मैं मानता हूं कि निराधार हैं, फिर भी इनके ऊपर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार और मीडिया दोनों ही समाज के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दोनों ही समाज के हिस्से होते हैं। इसलिए जो सोशल कंसेंसस है, जिन बातों पर समाज में मतैक्य है, जाहिर सी बात है कि यह कंसेंसस सरकार और मीडिया दोनों की बातों में सामने आएगा। इसे एक आप उदाहरण से यदि समझें, आप अमेरिका को लीजिए। अमेरिका में वहाँ की जनता ने आज इस बात को एक्नॉलेज कर लिया है कि अमेरिका की ग्लोबल पोजीशन के लिए चीन का एराइज होना, चीन का उदय होना यह खतरनाक है। अभी ये बात जब समाज ने स्वीकार कर लिया है तो ये बात अमेरिका की सरकार की पॉलिसीज में भी दिखती है। अमेरिका की सरकार अपनी ग्लोबल पोजीशन के लिए चीन को एक थ्रेट के रूप में देखती है। साथियों, अमेरिकी सरकार का यह स्टैंड अमेरिका की मीडिया में भी यह दिखता है। अमेरिकन मीडिया के आप आर्टिकल्स पढ़ें, न्यूज एनालिसिस पढ़ें, तो वहाँ मीडिया चीन को एक थ्रेट के रूप में देखती है। इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि अमेरिका की सरकार ने वहाँ की मीडिया पर कंट्रोल किया हुआ है। लोकतांत्रिक देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो या यूरोप के देश हों, उनमें समाज जो सोचता है, जो सामाजिक मतैक्य होता है,
सरकार उसी दिशा में काम करती है और प्रायः यही देखने को मिलता है कि सरकार की जो दिशा है लगभग वही विचार मीडिया में भी परिलक्षित होते हैं, वही विचार वहाँ के लेखकों में भी परिलक्षित होते हैं, वहाँ के विचारकों में भी स्वाभाविक रूप से परिलक्षित होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे लेखक, विचारक और मीडिया सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। उनका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वह तो बस सोशल कंसेंसस के हिसाब से काम कर रहे हैं। साथियों, ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की कुछ पॉलिसीज हैं जो यहाँ की मीडिया में रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे यदि हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम भारत के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, इंडिया फर्स्ट की हम बात करेंगे, तो इस बात को तो समाज ने स्वीकार ही किया है, यह तो समाज का ही कंसेंसस है। तो जाहिर सी बात है कि मीडिया फर्स्ट की भावना मीडिया में भी रिफ्लेक्ट स्वाभाविक रूप से होगी ही। यदि हमारी सरकार भ्रष्टाचार व्यवस्था से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की बात करती है, तो यह बात स्वाभाविक रूप से मीडिया में रिफ्लेक्ट होगी ही। इसलिए आप देखें, जब भी कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो मीडिया उसे डिटेल्ड कवरेज देती है। कारण साफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम सामाजिक मतैक है, सोशल कंसेंसस है। सरकार और मीडिया के साथ साथ मैं तो मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी एक सामाजिक संस्था है जो सोशल कंसेंसस को ईमानदारी से मुखरित करने में अपना योगदान करती है। इस स्वरूप में मैं विपक्ष का सम्मान करता हूं, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान में विपक्ष सोशल कंसेंसस को सामने लाने की अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन नहीं कर रही है। ऐसे में मैं कहूंगा कि मीडिया की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से और बढ़ेगी। कहने का अर्थ यह है साथियों, सरकार और मीडिया दोनों ही समाज की बात करते हैं, दोनों ही समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जहां पर सामाजिक मतैक्य नहीं है, जहां पर सोशल कंसेंसस नहीं है, वहां मीडिया हमारी आलोचना भी करती है। और जब कभी हमारी पॉलिसीज की आलोचना होती है तो उसे हम स्वीकार करते हैं और उसे सुधारने का हम भरसक प्रयत्न भी करते हैं। आलोचना को लेकर हमारा यह जो एक सकारात्मक रवैया है, जो हमारी पॉजिटिव अप्रोच है, यही कारण है कि हमारी आलोचना ज़्यादा नहीं होती है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। हम जब कोई स्कीम लागू करते हैं तो मीडिया उस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को बड़ी गौर से फॉलो करती है, और जहां भी उसमें कमी है मीडिया तुरंत उसको हाईलाइट भी करती है। और जैसे ही मीडिया हाईलाइट करती है, हम उससे सीखते हैं और उस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में जो आवश्यक सुधार करने की जरूरत होती है वह हम सुधार भी करते हैं। जब हम अपने काम में सुधार ले आते हैं तो मीडिया के द्वारा हमारी आलोचना स्वाभाविक रूप से यह बंद हो जाती है। जैसे आप सभी किसी स्कूल में देखें, यदि कोई बच्चा शिक्षक के समझाने पर समझ जाता है तो उसे अपनी छोटी गलतियों पर कम डांट पड़ती है, और यदि कोई बच्चा शिक्षक के समझाने पर भी नहीं समझता है तो उसे ज़्यादा डांट पड़ती है। मैं जीएसटी का उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। जब हमने जीएसटी यह एक्ट लागू किया था तो आप सब जानते हैं कि वह भारत के टैक्सेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा चेंज था, एक रेडिकल चेंज यदि इसे कहा जाए तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। हमें जीएसटी का इससे पहले कोई अनुभव नहीं था, हमारे लिए यह नया एक्सपेरिमेंट था। इसलिए जब हमने जीएसटी को लागू किया तो मीडिया ने उस स्कीम को बड़ी गंभीरता के साथ फॉलो किया, और जहां भी जीएसटी में कमी दिखती थी मीडिया तुरंत उस चीज को हाईलाइट करती थी। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलते थे। उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार तुरंत ही उन कमियों को एनालाइज करके ठीक करती थी, और आज आप देखिए कि जीएसटी एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम बन चुका है, जहां इसकी आलोचनाएं अब कम होती हैं, जहां उसकी कमियां 9 के बराबर दिखाई देती हैं। साथियों, मीडिया जब जीएसटी की आलोचना नहीं करती
बल्कि आए दिन रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े पेश करती है। एनडीटीवी को मैंने बड़ी खुशी के साथ ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हुए देखा है, इसलिए मैं अपनी स्पीच में उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो साथियों, हमारे और मीडिया के बीच का जो एक ऐसा संबंध है जहां मीडिया सरकार को उनकी कमियां बताती है, कमियां गिनाती है और सरकार उसे सुधारती भी है, क्योंकि हम दोनों ही समाज के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम दोनों ही समाज के लिए काम करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में इसी तरह से सरकार और मीडिया समाज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आगे भी काम करते रहेंगे तथा भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। साथियों, अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूं, जिसके लिए मुझे यहां आमंत्रित किया गया है। मैं भारत के रक्षा क्षेत्र के ऊपर आपसे कुछ चर्चा करूंगा। वैसे इसके पहले भी डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है, सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। फिर भी एक डिफेंस मिनिस्टर के नाते कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। साथियों, मैं अनेक मंचों पर कई बार इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि भारत में जब 2014 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो हमने रक्षा क्षेत्र को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से एक रखा। हमने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। इसके अलावा आप देखें, चाहे वह डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की स्थापना हो अथवा सीडीएस के पद का क्रिएशन हो, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी करके हथियारों का निर्माण भारत में ही करने की बात हो, या फिर हथियारों को एक्सपोर्ट करने की बात हो, हमने अनेक ऐसे कार्य किए जो भारत के रक्षा क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से वह मजबूत करते हैं। मैं समय समय पर इसकी चर्चा भी करता रहा हूं, आज भी मैं इनकी चर्चा करूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं एक विशेष बात पर आप सबका ध्यान यहां आकर्षित करना चाहूंगा। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का हमारा जो प्रयास है, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर जो हमारा ध्यान है तथा भारत के रक्षा क्षेत्र को और सशक्त बनाने का जो हमारा प्रयास है, उसे मैं हमारी इस सरकार के आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट में एक कंटेक्चुअलाइज्ड करने का मैं प्रयास करूंगा। जब हम ये कहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद हमने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर हमने ध्यान दिया, तो मेरे कहने का यह कदापि अर्थ नहीं है कि पहले की सरकारों ने रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने में ध्यान नहीं दिया। पहले की सरकारों ने भी रक्षा क्षेत्र पर ध्यान दिया है, उन्होंने भी अपने ढंग से देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया है, पर हमारे और उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो बहुत बड़ा अंतर है नजरिए का, दृष्टिकोण का। रक्षा क्षेत्र में भारत को सशक्त बनाने का जो हमारा नजरिया है वह भारत की क्षमता पर विश्वास करने का है, लेकिन पुरानी सरकारों का जो नजरिया था वह कहीं न कहीं संशयात्मक था। वह भारत की क्षमता पर शायद उतना विश्वास नहीं करते थे जितना हमारी सरकार भारत और भारतवासियों की क्षमता पर विश्वास करती है। मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा कि रक्षा क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाने की दिशा में हमने जो सबसे बड़ा काम किया वह रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का था। देवी और सज्जनों, इसके कुछ प्रयासों पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। जैसा हमने देखा कि जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो उस पुरानी व्यवस्था में भी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन नए समय को देखते हुए, नई ज़रूरतों को देखते हुए हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन किया ताकि वह और ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बन सकें, वह और ज़्यादा आउटपुट दे सकें, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी और अधिक बढ़ सके। और ऐसा नहीं है कि हमने बिना सोचे समझे उनका कॉर्पोरेटाइजेशन किया है, हमने उनके एम्प्लॉइज के हितों का भी ध्यान रखा है और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी उसी के साथ साथ ध्यान रखा है। साथियों, इसके अतिरिक्त रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने 5
पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी जारी की, जिसके तहत 509 ऐसे सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म हमने आइडेंटिफाई किए जिनका निर्माण अब भारत की धरती पर ही होगा और भारतवासियों के हाथों से ही होगा। साथ ही हमने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी 4 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है। इनमें 4666 ऐसे एलआरयूज, लोकल रिप्लेसमेंट यूनिट्स जिन्हें बोलते हैं, इसको भी आइडेंटिफाई किए जिनका निर्माण हमारे देश में ही और हमारे देशवासियों के हाथों से ही होगा। साथियों, जब हम इंडिजिनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण की ओर बढ़ रहे थे तो उस समय हमने डोमेस्टिक कंपनीज के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा। इसलिए सरकार ने डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट करने के लिए जो हमारा डिफेंस बजट है उसका 75% डोमेस्टिक कंपनी से प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व रखा कि हम डोमेस्टिक कंपनी से ही ये प्रोक्योरमेंट करेंगे। और यह डोमेस्टिक कंपनीज के प्रमोट करने की दिशा में मैं समझता हूं कि हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। देवियों और सज्जनों, डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने के जो हमारे प्रयास हैं, उन प्रयासों का ही परिणाम है कि 2014 के आसपास जहां हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 40,000 करोड़ रुपए था, वहीं आज हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़कर 1,10,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर चुका है और यह लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी टीडीएफ की भी स्थापना की और टीडीएफ के माध्यम से यह प्रयास हो रहा है कि फ्यूचरिस्टिक एवं कटिंग एज टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट अब भारत में ही होना चाहिए। हमने मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से यह इंश्योर किया कि हम अपनी सेनाओं की जरूरत के लिए अत्याधुनिक हथियार भारत में ही निर्मित करें और यदि संभव हो तो हम उसे एक्सपोर्ट भी करें। आज आप देख सकते हैं कि हम अपने इन प्रयासों में काफी हद तक सफल भी हुए हैं। इसे इस आंकड़े से समझा जा सकता है, आज से 9-10 साल पहले डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट जहां कुल जमा 1000 करोड़ रुपए सालाना भी नहीं हुआ करता था, वह आज लगभग 16,000 करोड़ रुपए सालाना हो गया है। वैसे मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि लगभग 20,000 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं। आगे का भी टारगेट हमारा बड़ा है। हम लोगों ने तय किया है कि 28-29 आते आते हमारा एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ तक पहुंचना चाहिए, यह हमारा टारगेट है और उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। साथियों, हमने इनोवेटिव आइडियाज लाने वाले नौजवानों को भी काफी इनकरेज किया है, उनको प्रोत्साहित किया है। मैं यहां विशेष रूप से इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स का जिक्र करना चाहूंगा। आईडेक्स को हम डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही लेकर आए हैं और इसके अंतर्गत हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने के लिए चैलेंजेस पोस्ट करते हैं और जो स्टार्टअप्स सेलेक्ट होते हैं उनको हम 1.5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। मैंने कई मंचों पर इसके पहले भी जिक्र किया है कि सरकार युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। यदि हमारे नौजवान एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारी सरकार 100 कदम आगे बढ़कर उनकी मदद करेगी, यह हमारा संकल्प है। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमने अपने कार्यों से इसे सिद्ध भी किया है। हम आईडेक्स से आगे बढ़ते हुए आईडेक्स प्राइम बनाए और 1.5 करोड़ की मदद से हमने बढ़ाकर 10 करोड़ तक इसे किया है, 10 करोड़ तक किया है। यह हमारे नौजवानों की मेहनत का ही परिणाम है कि आईडेक्स को प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथियों, हमारी डीपीएसयू और सर्विसेज ने जितने भी चैलेंजेस दिए, हमारे नौजवानों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सफलतापूर्वक उन चैलेंजेस को स्वीकार करके उसे अंजाम भी दिया है।
अब इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने हाल ही में आइडेक्स प्राइम को भी अपग्रेड करके अदिति स्कीम को लॉन्च किया है अभी कुछ ही दिनों पहले, जहां हम अपने नौजवानों को तथा हम उनके स्टार्टअप्स को उनकी इनोवेशन की मदद के लिए पूरे 25 करोड़ तक की मदद प्रोवाइड करेंगे। साथियों, ये सारे काम जो मैंने अब तक गिनाए, इन कामों को करने के पीछे कुछ कारण थे। जब भी बात टेक्नोलॉजी की होती है तो विकासशील देशों के पास दो तरह के रास्ते होते हैं, एक इनोवेशन का और दूसरा इमिटेशन का। कई सारे अर्थशास्त्री मानते हैं कि आमतौर पर जो देश विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं उनके लिए इमिटेशन कम एक्सपेंसिव होता है, उनके लिए इमिटेशन कम एक्सपेंसिव होता है। यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी अमेरिका, जापान व यूरोप की डेवलप्ड कंट्रीज में डेवलप्ड हो चुकी है, उन टेक्नोलॉजीज को इमिटेट करके विकासशील देश अपना विकास कर सकते हैं। साथियों, मैं इमिटेशन को गलत नहीं कह रहा हूं, गलत संदर्भों में उसकी चर्चा यहां नहीं कर रहा हूं। यह हर विकासशील देश की एक समय तक यह जरूरत होती है और कई विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज इसको करती हैं। जैसे कई इकोनॉमिस्ट, उनका मानना है कि 19वीं सेंचुरी में जब अमेरिका विकसित हो रहा था तो उसने यूरोप से कई टेक्नोलॉजी इमिटेट की थी। ठीक उसी प्रकार 20वीं सेंचुरी में चीन ने भी अमेरिका से बहुत सारी टेक्नोलॉजी इमिटेट की थी। हम दूसरे विकसित देशों से टेक्नोलॉजी इमिटेट तभी करते हैं जब हमें यह पता होता है कि हमारी क्षमता अभी इनोवेशन की नहीं है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि हम इनोवेशन के माध्यम से स्वयं नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को हासिल कर पाएं। और यह कोई बहुत गलत बात नहीं है। यदि आप दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी इमिटेट करेंगे तो भी आप अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी से तो आगे बढ़ेंगे ही, यह स्वाभाविक है। ऐसा लगभग सभी विकसित विकासशील देश करते हैं, लेकिन इस इमिटेशन के साथ साथ समस्या यह है कि आप प्रायः उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, प्रायः उसके आदी हो जाते हैं। आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपको जो टेक्नोलॉजी हासिल होती है वह दोयम दर्जे की होती है, और दोयम दर्जे की टेक्नोलॉजी की वजह से आप डेवलप्ड कंट्री से हमेशा 20-30 साल पीछे ही रहते हैं, चाहे वह रक्षा का क्षेत्र हो या कोई सिविलियन सेक्टर हो। देवी और सज्जनों, लेकिन इससे भी बड़ी जो दूसरी परेशानी है वो यह होती है कि हमारे राष्ट्रीय आत्मविश्वास में कमी आती है, हमारे राष्ट्रीय आत्मविश्वास में ह्रास होता है। हम हमेशा एक टेक्नोलॉजी फॉलोअर बनकर रह जाते हैं। यह जो टेक्नोलॉजी इमिटेट करने की हमारी मेंटालिटी है, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही नहीं रह जाती, बल्कि यह हर क्षेत्र में धीरे धीरे आ जाती है। यह फॉलोअर बनने की मानसिकता अपनी संस्कृति में, आपकी संस्कृति में स्वाभाविक रूप से आ जाती है। यह आपके विचारधारा में भी आ जाती है, यह आपके साहित्य में, रहन सहन में, नैतिकता में, यहां तक कि आपके दर्शन में भी यह स्वाभाविक रूप से आ जाती है। प्रधानमंत्री जी ने इसी फॉलोअर मेंटालिटी को गुलामी की मानसिकता कहा है। जैसे यदि आप किसी 15 साल के बच्चे से पूछें कि विश्व का महानतम लेखक कौन है, तो बच्चा विलियम शेक्सपियर कहेगा, तुरंत जवाब देगा विलियम शेक्सपियर। उस बच्चे के दिमाग में कालिदास, सुब्रमण्यम भारती या रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे भारतीय लेखकों का ध्यान शायद ही आए। अब तो स्थितियां फिर भी बदल रही हैं, पर कुछ वर्ष पहले तक ऐसा ही था। मैं भी बहुत पहले यही शेक्सपियर को ही बोलता था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि इमिटेशन किसी राष्ट्र की मानसिकता पर भी बहुत गहरा असर छोड़ती है। एक तरह से गुलामी की मानसिकता आ जाती है जिसका असर कई जनरेशंस तक बना रहता है। साथियों, ऐसे में सरकार का, मीडिया का, बल्कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास का भी स्वाभाविक रूप से यह कर्तव्य हो जाता है
कि वह राष्ट्र को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकाले। जैसा कि मैंने अभी कहा, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से देश से यह आह्वान किया था कि हमें न सिर्फ गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, बल्कि अपनी राष्ट्रीय विरासत पर भी हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ यह कहा ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने काम से इस दिशा में कदम भी बढ़ाया। इसके लिए नई राहें बनानी होती हैं। लीक पर चलकर यह उद्देश्य नहीं पाया जा सकता है। साथियों, लीक पर चलना मतलब बने बनाए रास्ते पर चलना होता है। लीक पर चलने के बारे में जब आप दिल्ली मुंबई के एजुकेटेड बच्चों से पूछेंगे तो आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम के बारे में भी बताएंगे कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। मतलब मैं जीवन के दो राहें पर था, मैंने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग चलते थे। मेरे इस निर्णय ने मेरे जीवन को सफल बनाया। आगे वह बढ़ता है जो लीक पर नहीं चलता है। इसका तात्पर्य यह हुआ। यह निश्चित रूप से एक अच्छी कविता है, पर यही अच्छी कविता है ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं, फिर दोहराना चाहूंगा, निश्चित रूप से एक अच्छी कविता है, पर यही अच्छी कविता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी कविताएं भारत में भी बहुत सारी हैं। मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो पंक्तियां याद आ रही हैं उसकी मैं चर्चा यहां करना चाहूंगा। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। ऐसे में साथियों, सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता को जाना जाए और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविताओं को न जाना जाए तो कहीं ना कहीं हमारे अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान से समझौता करने जैसा हो जाता है। हमें दूसरों के बारे में जानना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने राष्ट्रीय विरासत को भी जानना है और उस पर भी हमें गर्व महसूस करना है। इसलिए हमने आत्मसम्मान की बात की। हमने जब आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया तो हमने भारतीय इंडस्ट्रीज पर विश्वास किया, हमने भारतीय नौजवानों पर विश्वास किया, हमने भारतीय कंपनियों पर विश्वास किया, हमने भारतीय इंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा किया, हमने लार्सन एंड टुब्रो पर भरोसा किया, हमने टाटा पर विश्वास किया, हमने मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पर भरोसा किया, हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर विश्वास किया। हमने इन कंपनियों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट भी प्रदान किया। हमने अपने नौजवानों पर भरोसा किया, उनके इनोवेशन को बढ़ावा दिया, उनके लिए हम आईडेक्स लेकर आए। जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया, हमारे युवा यदि एक कदम चलेंगे तो सरकार 100 कदम आगे बढ़कर उनके साथ खड़ी रही, और यदि वह 100 कदम आगे बढ़े तो सरकार 1000 कदम आगे बढ़कर उनकी मदद करेगी। यह हमारा संकल्प है। साथियों, नौजवानों पर या कहें हमारी नई पीढ़ी पर भरोसा करने की बात मैं कई हल्के में नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह बेहद गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ यह बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप सभी यहां प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले भारत में सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही नहीं, बल्कि हमारे इतिहास को देखने का नजरिया भी यह काफी अलग हुआ करता था। इतिहास को देखने का जो नजरिया था तथा भारत को रिप्रेजेंट करने वाले महानतम शासकों को देखने का जो हमारा नजरिया था, वो नजरिया वह एंग्लिसाइज्ड एलिट क्लास डिसाइड करता था। एंग्लिसाइज्ड एलिट क्लास का अर्थ आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा एलिट क्लास पाश्चात्य संस्कृति में इतना डूबा हुआ था कि वह भारत के अपने इतिहास को भी वेस्टर्न लेंस से ही बराबर देखता था। जाहिर सी बात है, इस एंग्लिसाइज्ड तथा वेस्टर्नाइज्ड एलिट क्लास का भारत की जनता से और भारत की संस्कृति से संबंध टूट सा चुका था। इसलिए भारतीय इतिहास के उन शासकों को अच्छा माना गया
जिन्होंने बाहरी मूल्यों का अनुकरण किया तथा भारत की सांस्कृतिक चेतना को चोट पहुंचाई है। साथियों, उन शासकों को भारत में ग्लोरीफाई किया गया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनमानस ने वेस्टर्न लेंस पर आधारित इस छद्म चेतना को भी स्वीकार नहीं किया। यह जो एलिट कंसेंसस था, इसे भारत की आम जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया है। भारत के वो गांव जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस देश की आत्मा कहते थे, उन गांवों में रहने वाले लोगों ने कभी भी इस तरह की सोच को समर्थन किसी भी सूरत में नहीं दिया। गांव में रहने वाले लोग मैकाले की पाश्चात्यवादी सोच से कभी प्रभावित नहीं हुए। मैकाले की सोच से एंग्लिसाइड एलिट क्लास के लोग ही प्रभावित हुए। मैकाले ने जब यह कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी, तो यह कथन उसकी विकृत सांस्कृतिक सोच को ही दर्शाता था। अब इस सोच के अंतर्गत यदि कोई भारतीय युवा शिक्षा ग्रहण करेगा तो उस सोच का उत्तराधिकारी किस प्रकार का होगा, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? साथियों, यदि आप IITs या IIMs का निर्माण करेंगे तो ऐसी सोच रखने वाले युवा का पहला स्वप्न स्वाभाविक रूप से यही होगा कि शिक्षा ग्रहण करके उसे देश के बाहर जाकर नौकरी करनी है, क्योंकि IITs और IIM से पढ़ा हुआ हमारा यह भारतीय बच्चा, जिसके अंदर भारतीय क्षमता है, भारतीय टैलेंट है, वह दिखने में भी पूरी तरह से भारतीय लगता है, बोलने में भारतीय है, लेकिन चूंकि उसकी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग एंग्लिसाइड एलिट क्लास ने यह कर की है कि भारत एक दोयम दर्जे का देश है, तो जिस पीढ़ी ने ऐसी शिक्षा को ग्रहण किया है वह तो यही सोचेगा उसे विदेश जाकर नौकरी करनी है। इस आइडियोलॉजिकल बेसिस में एक रेडिकल चेंज की आवश्यकता थी, जो कि हमारी सरकार ने किया है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है। जैसा आप देखिए 2014 में जब हम सरकार में आए, तो सरकार में आने से पहले हम किसी सुसुप्तावस्था में नहीं थे, बल्कि हम आजादी के बाद से ही एक आंदोलन के रूप में कार्य कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के समय से ही, मैं जानबूझकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यहां पर चर्चा कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के समय से ही भारत को देखने का, भारत के इतिहास को देखने का, हमारे युवाओं को देखने का, हमारी क्षमताओं को देखने का हमारा एक दूसरा नजरिया हुआ करता था। वह नजरिया कभी खत्म नहीं हुआ। इसलिए जब हम सरकार में आए तो हमने उस नजरिए को सोशल कंसेंसस बनाया। साथियों, हम भारत के उस विश्वास के प्रतिनिधि हैं जो भारत अपने सप्तर्षियों की विद्वत्ता में विश्वास करता है। हम भारत के उस विश्वास के नायक हैं जो भारत आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे अपने मैथमेटिशियंस की परंपरा पर गर्व करता है। हम भारत की चिकित्सा व्यवस्था में उस विश्वास के प्रतीक हैं जो भारत आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत जैसे अपने महर्षियों की विरासत पर गर्व करता है। इसलिए हमने इस विश्वास को सरकार में आने के बाद और मजबूत किया है। हमने अकबर की बजाय महाराणा प्रताप को सम्मान दिया है। हमने औरंगजेब की बजाय छत्रपति महाराज शिवाजी को सम्मान दिया है। हमने मैकाले की दी गई इंडियन पेनल कोड को नकार कर भारतीय न्याय संहिता को इंट्रोड्यूस किया है। हमने इस देश की संस्कृति को और सांस्कृतिक क्षमता में अपने नौजवानों के विश्वास को दृढ़ किया है। फिर जब हमारा विश्वास मजबूत हुआ तो देश के IIMs भी बदले, देश के IITs भी बदले और देश के नौजवानों का नजरिया भी बदला है। वह आत्मविश्वास भारतीय जनता में था, लेकिन वेस्टर्नाइज्ड एलिट क्लास की वजह से वह मुखर रूप से सामने नहीं आ पा रहा था। हमने उस आत्मविश्वास को जगाया है। कुल मिलाकर हमने भारत में भारतीयता को पुनः प्रज्वलित करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। साथियों, हमारे इस विश्वास से न सिर्फ इतिहास को देखने और समझने के नजरिए में परिवर्तन हुआ है, बल्कि IITs, IIMs के साथ साथ इस देश की दूसरी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले टैलेंट्स का स्वप्न भी स्वाभाविक रूप से बदला है। जहां वह दूसरे देशों में जाकर नौकरी करने की बजाय
भारत में ही स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन के माध्यम से इस देश की इकोनॉमी में योगदान देने की ओर आगे बढ़े हैं। तो साथियों, जो हमारा यह वैचारिक विश्वास था, उसमें सिर्फ रक्षा क्षेत्र और टेक्नोलॉजी की ही सफलता नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक सफलता भी मानता हूं। इस वैचारिक सफलता के ऊपर मैं एक दूसरे तरीके से भी आप सबसे बात करना चाहूँगा। आप सभी यहाँ हाईली एजुकेटेड लोग बैठे हैं। दुनिया कैसी है, जहान कैसा है, उसको अच्छी तरह आप सब लोग समझते हैं। आप सब जानते हैं कि दुनिया का कोई भी देश जब किसी दूसरे देश की ओर देखता है तो जाहिर सी बात है कि वह देश दूसरे देश की सेना को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है, चाहे कोई देश हो। जैसे आप किसी देश के नागरिक हैं तो क्या आपको किसी पड़ोसी देश की या किसी ताकतवर देश की सेना अच्छी लगेगी? जाहिर सी बात है, नहीं लगेगी, क्योंकि वह सेना आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है और कभी न कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है कि वही सेना आपकी सुरक्षा के लिए खतरा भी बन जाए। इसलिए सेनाओं के प्रति जो प्रेम होता है वह सिर्फ अपनी सेना से होता है। सेनाओं के प्रति जो गौरव आता है वह सिर्फ अपनी सेना से आता है। जो लगाव होता है वह अपनी सेना से आता है। ठीक इसी तरह क्या हम भारत की सेना का सशक्तिकरण किसी विदेशी पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं? एक विदेशी पर्सपेक्टिव से यदि भारत की सेना का मूल्यांकन किया जाए तो एक विदेशी भारतीय सेना को एक नेसेसरी इविल कहेगा। इसी वेस्टर्नाइज्ड इलिट ने भारत के लिए सैन्य बल के स्थान पर नैतिक बल का एक शिगुफा भी छोड़ा। लेकिन ऐसे लोग ये बातें भूल जाते हैं कि भारत की संस्कृत के ध्वजवाहक प्रभु श्री राम हैं, जो नैतिकता और आध्यात्मिकता के तो प्रतीक हैं ही, लेकिन साथ ही साथ भगवान राम का साम्राज्य भी अयोध्य है। उनका बाण भी राम बाण है जो अमोघ है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही वो इस धरती पर अधर्म के नाशक भी हैं और शस्त्र और शास्त्र ज्ञान दोनों के धारक हैं। इसलिए भगवान राम के विस्तार के रूप में भारतीय संस्कृति को आप देखें तो आपको भारत की सैन्य शक्ति और हमारी आध्यात्मिकता के बीच कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि पूर्ण सामंजस्य, पूर्ण तारतम्य दिखता है। जब आप भारत को भारत के नज़रिए से देखेंगे, अपनी सेना को भारतीय नज़रिए से देखेंगे, तो हर नागरिक को अपने देश की सेना पर गर्व होता है, क्योंकि सेना उस नागरिक की सुरक्षा के लिए होती है। इसलिए हमने भारतीय सेना के उस गर्व को, उसके सम्मान को भी बढ़ावा दिया है। हमने नेशनल वार मेमोरियल की स्थापना की है। हमने अपने वेटरन्स का सम्मान किया है। हमने अपने पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया है। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत की रक्षा व्यवस्था इसलिए मजबूत हुई है क्योंकि हमने रक्षा व्यवस्था के साथ साथ भारतीयता पर भी जहाँ तक फोकस कर सकते थे, फोकस करने की हमने कोशिश की है। हमने रक्षा व्यवस्था को न सिर्फ मजबूत किया है, बल्कि उसे भारतीयों की दृष्टि के अनुसार मजबूत किया है। साथियों, इसका परिणाम है कि आज न सिर्फ भारतीय रक्षा व्यवस्था मजबूत है, बल्कि भारत की मजबूती के साथ वैश्विक पटल पर हमारा भारत उभर रहा है। और वह दिन दूर नहीं जब भारत न सिर्फ विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आएगा, बल्कि हमारी सैन्य शक्ति दुनिया की सर्वोच्च सैन्य शक्ति के रूप में उभर कर आएगी। यही भारत है। जब इस गवर्नमेंट में नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उस समय भी मैं मिनिस्टर था। दुनिया के देशों में मैं जाता था और इंटरनेशनल फोरम पर हम कुछ बोलते थे तो हमारी बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाता था, मैं महसूस करता था उतनी गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को नहीं लिया जा रहा है। लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर हम कुछ बोलते हैं तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर बढ़ा है। अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।